वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके मानव के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़, खमठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़। रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज बहुत लंबे समय बाद आप सबसे अपने YouTube चैनल ब्रेन एक्सपर्ट अंशु तिवारी पर रूबरू हो रहा हूं। और आज का जो विषय वस्तु है वो है नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवमयी इतिहास। हाँ, मैं उसी नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवमयी इतिहास के बारे में बात करूंगा जिसको एक दुर्दांत अत्याचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, कुकृत्याचारी द्वारा अर्थात बख्तियार खिलजी द्वारा, जो एक तुर्की शासक था, तुर्की लुटेरा था, तुर्क से आया भारत में और हमारे ही धरोहर को, नालंदा विश्वविद्यालय को आग में झोंक दिया, जला दिया। आज मैं उस दुर्दांत अत्याचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, कुकृत्याचारी की भी बात करूंगा कि बख्तियार खिलजी कौन था। उससे पहले कि नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवमयी इतिहास में किसकी अहम भूमिका थी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, उसकी जो परिसर थी उसमें किस प्रकार से उसमें शिक्षा दिया जाता था, इन सभी विषयों पे हम लोग उसमें पुस्तकालय थे, कौन कौन से धर्म की स्टडी वहाँ अध्ययन हुआ करता था, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग आज बिल्कुल गहराई से स्टडी करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवमयी इतिहास के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवमयी इतिहास के पहली कड़ी जो है वो स्थापना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है। कुमार गुप्त ने, यानी जो गुप्त वंश के थे, गुप्त काल के जो शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने 5वीं सदी में मगध, जो कि महाजनपद काल में मगध बहुत ही मजबूत था, आपको पता होगा, बताएंगे जब मगध के बारे में बात, महाजनपद काल जब पढ़ाएंगे तो महाजनपद काल में आपको मगध बताएंगे, मगध क्यों मजबूत था, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसकी सामरिक परिदृश्य क्या था, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया 5वीं सदी में। और इसकी स्थापना के विषय में अगर बात करें तो 3 राजाओं को श्रेय जाता है। पहला मगध के राजा कुमार गुप्त, जो 5वीं सदी में इसकी स्थापना, इसकी नींव डाले, इसकी आधारशिला इन्होंने रखा। और दूसरा हर्षवर्धन, जो हर्षवंश के थे और हम कह सकते हैं इनकी बेटी राज्यश्री थी, राज्यश्री जो कि गृहवर्मा की बीबी थी, यानी हम कह सकते हैं तो ये गृहवर्मा के ससुर हुए। हर्षवर्धन जो कन्नौज में शासन करते थे, कन्नौज के जो राजा थे, उसके बाद से यानी ये दूसरी मंजिल को इन्होंने दूसरी मंजिल को बनवाया और यहां इन्होंने तीसरी मंजिल को बनवाने का काम किया राजा देवपाल ने, जो कि पाल वंश के थे। राजा देवपाल जो पाल वंश के थे, जो बंगाल के राजा थे। ये 9वीं सदी में इन्होंने तीसरी मंजिल का निर्माण इन्होंने करवाया। अगर इसके स्वरूप की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय के स्वरूप की बात करें, तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कही जाती है। पूरे विश्व में उस समय की, यानी समकालीन इतिहास की बात की जाए तो समकालीन इतिहास में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था जो इसका टक्कर दे सकता था। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि वर्तमान में अंग्रेजों द्वारा भारत का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हमारे भारत के नालंदा विश्वविद्यालय की तुलना भारत के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं। शायद ये अंग्रेज भूल गए कि यह विश्व की प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसकी तुलना नहीं हो सकती है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को यह कहा जा सकता है कि यह भारत के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह है। नालंदा विश्वविद्यालय की तुलना ऑक्सफोर्ड से नहीं की जा सकती, बल्कि ऑक्सफोर्ड की तुलना नालंदा से कर सकते हैं।
विश्व की प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जिसमें 10,000 विद्यार्थी 10,000 विद्यार्थी और लगभग 1600 से अधिक पंडित आचार्य उसमें शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। वहां विद्यार्थियों को शिक्षित करते थे अनुशासित ढंग से। शिक्षण की पद्धति क्या थी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश होता था, विद्यार्थियों का प्रवेश का क्रम क्या था, किस तरीके से प्रवेश होता था, क्या इस जिस तरीके से आज के परिदृश्य में कठिन कठिन परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, क्या उस समय भी कुछ परीक्षाओं का क्रम रखा गया था क्या, जिसके आधार पर विद्यार्थियों का मतलब कि चयन होता था। तो आइए इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि चीनी यात्री ह्वेंगसॉन्ग और इत्सिंग, ये दोनों लोग, यानी ह्वेंगसॉन्ग, हालांकि फाहियान भी आए थे, ठीक है। तो फाहियान अपने फोक योकी किताब में, फाहियान ने जो बुक लिखा उनका नाम है फोक योकी। हालांकि भारत के समाज के बारे में अपने फोक योकी में फाहियान ने बड़ी ही हमारे भारत के समाज को अंधविश्वासी समाज कहा है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फोक योकी में किस प्रकार की चर्चा किया है फाहियान ने, ठीक है। कुछ बड़ाइयां भी की है, तो कुछ मतलब कि कुछ पहलुओं पर उन्होंने अच्छा अपना मतलब कि दर्शन दिया है, और कुछ पहलुओं पर उनका दर्शन जो है बिल्कुल हमारे भारतीय समाज के विपरीत रहा है। तो आइए, ह्वेंगसॉन्ग और इत्सिंग ये दोनों 7वीं सदी में हमारे भारत आते हैं, और इनके जो यात्रा विवरण इन्होंने एक डायरी लिखी है, और ये अपने डायरी में ह्वेंगसॉन्ग और इत्सिंग ने सीधा सीधा स्पष्ट लिखा है कि 10,000 विद्यार्थी और 1510 शिक्षकों का उन्होंने आचार्य पंडितों का वर्णन किया है। यानी हम सीधा सीधा अगर हम बात करें तो विश्व की पहली आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में यह आंकड़ा प्राप्त होता है ह्वेंगसॉन्ग और इत्सिंग की डायरी से कि उसमें 10,000 विद्यार्थी और लगभग 1510 शिक्षक यानी आचार्य पंडित उन्हें भिन्न भिन्न तरीके की शिक्षा प्राप्त कराते थे। उसमें कहां कहां से विद्यार्थी आते थे यह बता दें आपको, नालंदा विश्वविद्यालय केवल भारत में ही प्रसिद्ध नहीं थी, अपितु 9वीं से लेकर के 12वीं सदी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह विख्यात हो गई थी। 9वीं से 12वीं सदी तक यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना मतलब कि अपनी लोहा मनवा रही थी। विश्व की प्रथम ऐसी विश्वविद्यालय जिसमें कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, यहां तक कि तुर्की भी आकर के यहां शिक्षा ग्रहण करते थे, अध्ययन करते थे। आपको बता दें ये तुर्की शासक ही था, तुर्की लुटेरा ही हम कह सकते हैं इसको, दुर्दांत अत्याचारी को, जिसने इसके इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया था। हालांकि पहला आक्रमण हुणों के द्वारा मिलता है, इतिहासों में इस बात की चर्चा है कि पहला आक्रमण हमारे नालंदा विश्वविद्यालय पर हुणों के द्वारा किया गया था, पहला विदेशी आक्रमण। जब हम विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे तो हम आपसे बताएंगे कि सबसे पहला हमारे भारत में कब विदेशी आक्रमण होता है और कितने विदेशी आक्रमण होते हैं, किन किन राजा के शासन में विदेशी आक्रमण होता है, कब कब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण होता है। इन सभी विषयों पर बिल्कुल आपको दृष्टि देंगे, जिससे कि आप ये समझ भी पाएंगे कि हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण कब कब हुए हैं और कैसे हुए हैं, क्या उसके पीछे कारण रहा है। इन सभी विषयों के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इतिहास के एक एक पहलुओं को हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे। इसका जो विशाल परिसर था, जरा इसके विशाल परिसर के बारे में बात करते हैं। इसके विशाल परिसर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो एक बाउंड्री थी चारों तरफ से। इसके परिसर की अगर बात करें तो 10 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ यह विश्वविद्यालय, 10 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ यह विश्वविद्यालय के चारों तरफ से
मोटी दीवार थी, विशाल दीवार था। और उत्तर से दक्षिण की तरफ, हालांकि इसकी जो बनावट थी, इसकी अगर बनावट की हम बात करें तो यह दक्षिण से उत्तर की तरफ बनाया गया था, लेकिन उसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ बड़ी ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से सारी चीजें बनाई गई थी। हम वास्तुशास्त्र पे तो चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन बड़ी ही वास्तुशास्त्र के मतलब कि वास्तुविद भी इसमें थे। वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और बड़े बड़े भव्य विशाल स्तूप थे और मंदिर थे। और उन मंदिरों में, चूंकि आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की प्रथम ऐसी विश्वविद्यालय जिसमें हर धर्म की अध्ययन होता था। यहां बौद्ध धर्म की भी स्टडी होती थी, सभी जैन धर्म की भी स्टडी होती। महायान बौद्ध धर्म को जब हम स्टडी कराएंगे तो बौद्ध धर्म में जब हम स्टडी कराएंगे तो आपको सारी चीज़ों की स्टडी कराएंगे। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है, महापरिनिर्वाण क्या होता है, उपसंपदा क्या होता है, धन संपदा क्या होता है। इसमें एक चर्चा महायान और हीनयान पे करेंगे जब आगे चल करके बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, वहीं से मतलब बुद्ध का पतन ही मानिए, बुद्ध धर्म का पतन ही होने का शुरुआत हो जाता है। महायान और बौद्ध धर्म हीनयान मतलब कि दो भागों में बंट जाता है। यहां महायान और हीनयान दोनों अलग अलग विचारधाराओं के थे, लेकिन दोनों की ही स्टडी, दोनों का अध्ययन यहां होता था। मूलतः महायान के लिए मतलब स्टडी यहां होता था। हम आपको बताएंगे कि इसमें मंदिरों में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां थी। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां थी। 7 बड़े बड़े कक्ष थे, विशाल कक्ष, 7 बड़े बड़े विशाल कक्ष और 307 बड़े बड़े कमरे और 300 अन्य कमरे थे छोटे छोटे, जिसको हम व्याख्यान कक्ष कहते हैं। हम समझ सकते हैं जिसमें 300 एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 7 बड़े बड़े कक्ष और 300 अन्य कमरे, उसमें 13 मठों की प्राप्ति होती है। अभी तक 13 मठों की प्राप्ति होती है। उसके बाद सोने के लिए आपको जानकर ताजुब होगा कि काठ की चौकी, लकड़ी की चौकी नहीं थी, वहां सोने के लिए पत्थर की चौकी लोगों ने बनाया था। देखिए उस समय के विद्वानों का मतलब कि दिमाग, पत्थर की चौकी उन लोगों ने बनाया था शयनकृत के लिए। और चूंकि उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो जगह जगह आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम उसको दिया रखा कहते हैं, जिस पे हम लोग दीपक रखते हैं। आप देखते भी होंगे, दिया रखा बोलते हैं, या फिर उसको हम शुद्ध अगर इतिहास की भाषा में देखो उस समय आला कहा जाता था। तो आला मतलब कि बना होता था। आंगन में एक कुआं होता था, अच्छा सा कुआं पानी के लिए होता था। 8 बड़े बड़े विशाल भवन, 10 मंदिर, प्रार्थना कक्ष, सुंदर बाग, झील आदि मिलता है। अब इसमें इसके सबसे अच्छे पहलू की अगर बात करें, इसमें क्या क्या पूछेगा किसी कंपटीशन में, इस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। अगर इसके विषय में थोड़ा सा हम बात करें, इसमें 9 मंजिल पुस्तकालय थी। 9 मंजिल वाली एक पुस्तकालय थी। यानी अब देखिए इसमें 9 मंजिल वाले पुस्तकालय में कुल मिला के लगभग 3 लाख से ऊपर पुस्तकें थीं। 3 लाख से अधिक पुस्तकें थीं और 9 मंजिल को 3 भागों में बांटा गया था। इस 9 मंजिल को 3 भागों में बांटा गया था। पहले भाग वाली यानी पहले पुस्तकालय, प्रथम मंजिल, 3 मंजिल के एक पुस्तकालय बोला जाता था, यानी उसका नाम रत्नोदधि था। अगर 3 मंजिल को हम ले लें तो 3 मंजिल माने एक पुस्तकालय, और उसको हम रत्नोदधि कहते हैं। और इस रत्नोदधि में हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं। हमने क्या खोया, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। हमने क्या खोया, अपने इतिहास की कौन सी चीजें खोई हैं। इसमें 3 मंजिलें थी। उसके बाद दूसरा जो तह था रत्नसागर बोला जाता था। तीसरे नंबर को हम लोगों ने उसको रत्न रंजक के नाम से जाने। और पुस्तकालय के पूरे पुस्तकालय के प्रांगण को हम लोग नाम देते हैं, धर्मकुंज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपसे कंपटीशन में भी पूछ सकता है
और पुस्तकालय प्रांगण का नाम धर्मकुंज। अब इसकी जो प्रबंधन समिति होती थी, किस तरीके से इसकी मैनेजमेंट होती थी, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को चलाने के लिए एक प्रबंधन समिति का होना आवश्यक है, मैनेजमेंट का होना जरूरी है। इसकी प्रबंधन समिति कैसे होती थी, तो इस विद्यालय में जिस तरीके से आज कुलपति होते हैं उसी तरीके से उस समय भी कुलपति हुआ करते थे, यानी कुलपति माने सीधे सीधे प्रमुख आचार्य। हम प्रमुख आचार्यों के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें क्यों कौन कौन प्रमुख आचार्य होते थे। पहली समिति, दो समितियां होती थी। एक समिति जो पूर्णतः मतलब शिक्षा के बारे में मतलब कि जानती थी, यानी उसका सीधा सीधा काम है शिक्षा, उसको केवल और केवल शिक्षा और अध्ययन सामग्री के बारे में मतलब कि जानकारी होना, यानी वो शिक्षा को संचालित करता था। और दूसरी जो समिति हुआ करती थी वो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करती थी। जी, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करती थी। अब आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसी विश्वविद्यालय थी जो पूर्णतः स्वतंत्र थी, यानी राज्य का उस पर कोई मतलब कि हस्तक्षेप नहीं था। राज्य के द्वारा उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए राज्य के द्वारा 200 गांव दान में दे दिए गए थे। 200 गांव दान में दे दिए गए थे और 200 गांवों से जो भी अन्न धन आता था उससे इसका मैनेजमेंट चलता था, इसका प्रबंधन होता था, यानी कि अर्थव्यवस्था इसकी चलती थी। अब हम बात करें इसके आचार्यों के बारे में, तो इसमें 3 श्रेणियों के आचार्य होते थे। 3 श्रेणियों के आचार्य, यानी आचार्यों को योग्यता अनुसार 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता था। प्रथम श्रेणी के आचार्य, द्वितीय श्रेणी के आचार्य, तृतीय श्रेणी के आचार्य। और इसमें बता दें आपको कि जो आचार्य में प्रमुख आचार्य थे, किसने बताया, जो इत्सिंग थे। इत्सिंग जो थे उन्होंने अपने किताबों में लिखा, वेदसांग अपने किताबों में लिखते हैं कि शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, ये सभी जो थे ये प्रमुख आचार्यों में थे। लेकिन उसमें भी अपने वेन इत्सांग किताब में लिखते हैं, अपने डायरी में लिखते हैं कि 7वीं सदी में ये चीज लिखते हैं कि शीलभद्र वहां के कुलपति थे, प्रमुख आचार्यों में एक थे, जो सब कुछ थे, चिकित्सा शास्त्री भी से बहुत बड़े विद्वान भी थे, हैं। तो ये शीलभद्र जो थे वहां के कुलपति यानी कि प्रमुख आचार्यों में से एक थे। भाई देखिए, इसके प्रवेश के बारे में अगर बात करें तो इसका प्रवेश अत्यंत कठिन हुआ करता था। 3 चरणों से 3 परीक्षाएं होती थी। जिस तरीके से आज अगर यूपीएससी की एग्जाम दें तो 3 चरणों में आईएएस का एग्जाम आप कंप्लीट कर पाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और 3rd नंबर पे साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। उसी तरीके से इसमें भी 3 मतलब कि चरणों से गुजरना पड़ता था। और याद रखिएगा, जो सबसे पहला चरण था, तो पहली चीज की उसमें दाखिला के लिए पहला तो चीज होना ही चाहिए, शुद्ध आचरण व संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। यानी कि अनुशासन के साथ कोई मरम्मत नहीं, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक आदर्श अनुपात हुआ करता था, उसके बीच किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता है। यह उसी समय से मतलब कि चलता चला आ रहा है कि शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन यदि आप नहीं करते हैं तो आपका यहां दाखिला नहीं हो सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश का यही कुछ नियम था, 3 चरणों में होता था। इसमें जो शिक्षक की पद्धतियां थी, शिक्षण की पद्धति, इसमें व्याख्यान मौखिक भी होते थे और पुस्तकों का भी अध्ययन कराया जाता था, और साथ ही साथ जो शास्त्रार्थ की भी मतलब कि वो थी, और एक डाउट क्लास भी होता था। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसी भी चीज की शुरुआत जो करनी चाहिए, जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपके डाउट से शुरू होनी चाहिए, शंका से शुरू होनी चाहिए, और शंका पे ही क्लास को खत्म करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है शंका का समाधान बहुत जरूरी होता है। हम अपने दिमाग में जब पढ़ते हैं तो कई शंकाएं, कई डाउट्स लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन हम क्लास में उठ करके उस डाउट्स को पूछते नहीं हैं। शंका का समाधान अत्यंत आवश्यक है, शंका का समाधान होना नितांत आवश्यक है। अतः आपके पास अगर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप उसका समाधान अवश्य ढूंढें, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होता है कि महायान के जो प्रवर्तक थे, इसमें किस चीज की किसकी स्टडी करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम महायान के प्रवर्तकों जैसे नागार्जुन, बसबंधु, असंग, धर्मकृति की रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ हमने आपको पहले ही बताया कि
हर धर्म का स्टडी यहाँ अध्ययन किया जाता है, वेद वेदांतों का अध्ययन किया जाता है, पुराणों का अध्ययन किया जाता है, सांख्य दर्शन व्याकरण आदि का अध्ययन किया जाता है, ज्योतिष योग शास्त्र चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ कुछ धातुओं के कांस्य की कुछ मूर्तियां मिली हैं। कांस्य की मूर्तियां मिलने के कारण कुछ विद्वानों का यह मत है कि उस समय धातुओं का विज्ञान भी था। उस समय धातुओं की मूर्तियां बनाने वाले विज्ञान का भी प्रचलन था, यानी उस समय विज्ञान भी था, विज्ञान एवं तकनीकी भी थी और खगोल शास्त्र भी था। उस समय इन सभी चीजों का अध्ययन, यानी देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कितना मतलब कि आगे था। यह चीज एक तुर्की पागल शासक को हजम नहीं हुई। हुआ क्या मैं बताऊं, इसके नष्ट कैसे हुआ, इसके ध्वंस के बारे में हम अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले चर्चा होता है कि हूण शासक, एक मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज और तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, यहां मैं वही लामा तारानाथ की बात कर रहा हूं जिसने बिंदुसार को दक्षिण भारत के विजेता के रूप में लिखा था कि दक्षिण भारत का विजेता बिंदुसार है। उन्होंने अपने किताब में इस चीज को लिखा है। तो लामा तारानाथ और मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज के वृतांत से यह पता चलता है कि तुर्कों के आक्रमण ने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को। अगर हम इसकी चर्चा करें तो यही अब सबसे पहला आघात जिसने पहुंचाया वो हूण शासक था, मिहिर कुल। ये गुप्तोत्तर काल की बात है। हम आपको बता दें गुप्तोत्तर काल, जब हम आपको विदेशी आक्रमण पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे जब जब मतलब कि एक केंद्रीय सत्ता कमजोर हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता हुई है हमारे देश में, यानी किसी भी देश में कहीं भी अगर हम बात करें, आप जब जब आप अपने घर में कमजोर होंगे, आप स्वयं सोचिए जब जब आपके घरों में एकता नहीं रहेगी तो बाहर वाले तो आनंद लेंगे ही लेंगे और बाहर वाले कभी भी आप पर मजबूत पड़ेंगे। तो यहां पर कुछ ऐसी ही स्थिति क्रिएट होती है। जब आप बता दें वैदिक काल में चूंकि बटा हुआ समाज था, वैदिक काल में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र बटा हुआ समाज था। उस समय भी आर्यों के द्वारा आक्रमण होता, आर्यों का आक्रमण होता है। फिर हमारा पूर्व मौर्य काल में कोई आक्रमण नहीं, पूर्व मौर्य काल में आक्रमण, मौर्य काल में कोई आक्रमण नहीं मिलता आपको। मौर्योत्तर काल में फिर जाएंगे, मौर्योत्तर काल में आक्रमण मिलेगा, 4 आक्रमण आपको विदेशी आक्रमण मिलेगा, शक, कुषाण, पहलव, ऐसे 4 आक्रमण आपको मिलेंगे, हिंद यूनानी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो फिर हमको गुप्त काल आता है। तो गुप्त काल फिर केंद्रीय सत्ता को लेकर के आती है। केंद्र में एक सत्ता रहती है, उसमें राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती है, मजबूत शासक होता है, महत्वाकांक्षी शासक होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विदेशी आक्रमण नहीं होता। जैसे ही गुप्तोत्तर काल में आते हैं पुनः छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ जाता है। गुप्तोत्तर काल का मतलब कि जैसे ही गुप्त काल खत्म हुआ उसके बाद गुप्तोत्तर काल प्रारंभ हुआ, तो वहां पर छोटे छोटे राजवंश में बट गया, जैसे कन्नौज, पंजाब, वही पंजाब के क्षेत्र में हूण। चूंकि हूण का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में ही, कुमारगुप्त के समय में ही हुआ था, लेकिन चूंकि गुप्त काल था, उस समय की शासन प्रशासन सैन्य व्यवस्था सब कुछ इतनी मजबूत थी, अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी। हालांकि मौर्य काल की तुलना में गुप्त काल की अगर बात करें अर्थव्यवस्था के बारे में तो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन कई चीजों में बहुत आगे थी। हम आपको इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि मौर्य काल, और जब हम लोग स्टडी करेंगे तो मौर्य काल और गुप्त काल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि कौन मजबूत था, किन पहलुओं में मजबूत था, कहां ये कमजोर थे। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यह जान ली कि हूण तो उसी समय गुप्त काल में ही आए थे, लेकिन गुप्त काल वाले इतने मजबूत थे कि तबड़ाक मार के भगा दिए थे, बड़ी मार मारे थे, सब हट जाओ यहां से, भाग जाओ। यानी हूण का चल नहीं पाया क्योंकि आपस में एकता थी। जब जब एकता खंडित हुआ है, जब जब हम कमजोर हुए हैं, यानी राजनीतिक अस्थिरता आई है, तब तक विदेशी आक्रमण हुए हैं। हमने आपको बताया 4 विदेशी आक्रमण हमने झेले मौर्योत्तर काल में,
कारण सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे राजवंशों में बंटना था। अगर एक केंद्रीय सत्ता, अगर केंद्र कमजोर न होती तो हमारे यहां कोई विदेशी आक्रमण नहीं होता। तो अब इसमें देखिए 1199 में इसी चीज का आनंद ले लेता है। 1193 में आता है भारत, वही मैं उसी की बात कर रहा हूं। 1193 में भारत आता है। दुर्दांत, अत्याचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, कुकृत्याचारी, पागल, सनकी, हम जितनी गाली ने कम ही है, आप भी 2-4 गाली इसमें जोड़ लीजिएगा। तो 1199 में एक तुर्की शासक तुर्क से आता है, अफगानिस्तान से आता है भारत 1193 में। और 1193 में आकर के 1199, पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर कहें तो कहीं कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति लिखता है, कहीं कहीं लिखता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना में यह भर्ती होने के लिए गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको मना कर दिया। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? वही मोहम्मद घोरी। बात करेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में, जब मध्यकाल में हम चलेंगे तो मध्यकाल में हम इसकी बात करेंगे। हम मध्यकाल की चर्चा कर रहे हैं तो वही मोहम्मद घोरी जो था, मोहम्मद घोरी, वही पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घोरी। हम आपको बताएंगे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सारी चीजें, घाघरा का युद्ध, हम सारी चीजें चर्चा करेंगे कैसे क्या हुआ। बहुत ही स्टोरी के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे। जरा सा पहले हम इसको चर्चा कर लेते हैं कि यह जो ये जो बख्तियार खिलजी था, यह 1193 में भारत आया। आसानी से सुनिए, 1193 में भारत आया। यह आया था कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ज्वाइन करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आज भी आपके दिमाग में एक गलत चीज चलता है, मैं अभी चर्चा करूंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था। इसीलिए कहा था ना, गुलाम वंश का पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसीलिए हम इसको गुलाम वंश कहते हैं। हालांकि कई इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है कि केवल एक कुतुबुद्दीन ऐबक के कारण क्यों हम इसे गुलाम वंश कहेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3-4 नामों के नाम से जाना जाता है ये, है ना। कई खंडन किया गया है इसको, गुलाम वंश इसको अब कैंसिल किया जा रहा है, गुलाम वंश नहीं कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, है ना, तो ये कहना गलत है। तो देखिए यहां पर जो गुलाम वंश, यानी गुलाम थे किसके? मोहम्मद घोरी के ये 3 गुलाम थे। गुलाम तो बहुत थे, लेकिन इसमें एक यलदौज था, यलदौज, तीसरे नंबर पे कुवाचा, वही कुवाचा जिसको इल्तुतमिश दौड़ा के मारा, सिंध नदी में कूद के बेचारा जान दे दिया। और यहां पर जो थे एक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, जिसको लोग कहते हैं उसी के नाम पर कुतुब मीनार पड़ा, लेकिन गलत है ये, उसके नाम पर कुतुब मीनार नहीं पड़ा, इसकी हम चर्चा करेंगे कभी। तो यहां पर होता क्या है कि ये सिंध के, मतलब कि सिंध में वो करते हैं। यहां पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, सेनापति जिसको कहते हैं लोग, वो बख्तियार खिलजी। और यही बख्तियार खिलजी जो है 1199 में अपना क्या करता है? नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है। नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करने के पीछे इसका कारण क्या था? इसका एक बार होता है अचानक तबीयत खराब। जब इसकी तबीयत खराब होती है तो उस समय हमारे यहाँ चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय विश्वव्यापी विश्वविद्यालय थी, और इसमें चिकित्सा शास्त्री से लेकर के ज्योतिष शास्त्री, चिकित्सा शास्त्री, योग शास्त्री, हर लोग, हर प्रकार के विद्वान इसमें पढ़े हुए थे। उसी में एक विद्वान थे पंडित राहुल श्री बद्री जी। पंडित राहुल श्री बद्री जी थे। ये चूंकि बहुत ज्यादा सुन चुका था ये विश्वविद्यालय के बारे में, ये एक यात्री जो है टहलते हुए विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में गया, सभी आचार्यों से मिला, और मिलने के बाद सभी आचार्यों की प्रतिभा के बारे में देखा, और मिलने के बाद ये गया बख्तियार खिलजी के दरबार में। बख्तियार खिलजी के जब दरबार में गया, हालांकि मिलना चाहता था, बख्तियार खिलजी मना कर दे रहा था,
बहुत ही संघर्ष के बाद बख्तियार खिलजी उस यात्री से मिलने के लिए आदेश देता है, मिलता है तो बहुत ही अच्छे शब्दों में ये बख्तियार खिलजी को बताता है कि एक नालंदा विश्वविद्यालय में एक चिकित्सा शास्त्री हैं, जो वेद शास्त्री चिकित्सा शास्त्री पंडित राहुल श्री बद्री जी, वो वैद्य हैं जो आपके आंख का इलाज कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही आपकी आंख ठीक हो जाएगी। लेकिन कहता है कि हाँ, हम इलाज तो करवाएंगे उनसे। बख्तियार खिलजी इतना बड़ा दुष्ट था, इलाज तो करवाएंगे, लेकिन हम याद रखिए एक मेरा शर्त है कि किसी भी भारतीय पद्धति के चिकित्सा को हम नहीं अपनाएंगे। भारतीय पद्धति पर आधारित जो भी चिकित्सा है उस पर हम विश्वास नहीं करते, हम उसको नहीं अपनाएंगे। उस तरीके से, उस पद्धति से अगर दवाइयां बनी होंगी, हम उस दवा को नहीं ले सकते हैं। ये अब उसके बाद ये चीज जो है, ठीक है, उसने तो ये बात कह दिया, लेकिन वो जो यात्री थे वहां गए। राहुल श्री बद्री जी जो थे वो, उन्होंने क्या किया कि बोला कि जाओ बोल दो कि ये कुरान पढ़ें। चूंकि वो मुस्लिम थे, तुर्क शासक जो तुर्क थे मुसलमान थे, आगे हम मध्यकाल में बात करेंगे, गैर तुर्क और तुर्क के भी बारे में बात करेंगे। तो ये जो तुर्क थे, ये मुसलमान थे, उनको बोला कि कुरान पढ़िए। और देखो क्या किए उन्होंने, देखो कितने मतलब दयालु प्रकृति के थे हम लोग। उसने ये कहा कि काफिर होते हैं, भारतीय पद्धति से बनी हुई दवाइयां, हम काफिरों की दवाइयां नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा राहुल श्री बद्री जी कि ले जाओ ये कुरान दे दो पढ़ने के लिए। और वो गलती उन्होंने क्या किया कि धीरे से उस कुरान में दवा लगा दी थी। और आज भी हम लोग देखते हो जब नोट गिनते हैं तो हम लोग बार बार मतलब कि अपना हाथ जो है, इंगुली जो है, मुख पे ले जाते हैं, जीवा पे ले जाते हैं। तो केमिकल एक ही दो बूंद, तो जब हम होम्योपैथिक इलाज कराने जाते हैं तो एक ही दो बूंद तो हमारे जीभ पे डाला जाता है। उसी तरीके से क्या हुआ कि कागज में उन्होंने लगा दिया। और जब वो कुरान पढ़ रहे थे तो बार बार मतलब कि उनके हाथ पे लग रहा था और जीभ को टच कर रहे थे, वो दवा उनके अंदर चली गई। वो जल्दी ही ठीक हो गए। जब ठीक हुए तो यात्री ने ये बता दिया कि आप ठीक कैसे हुए, ठीक होने का उनको कारण बता दिया। जैसे ही ठीक हुए तो उसने ये सोचा, यार मैं अपने नीम हकीमों से इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ, और ये एक मामूली सा विद्वान, ये काफिर की दवा ने हमको ठीक कर दिया। देखिए उसकी एक मतलब की सोच, एक उसकी छोटी सी सोच, मजहबी सोच, किस तरीके से एक विश्वविद्यालय को धू धू करके आग में झोंक दिया। उसने इसी चीज को लेकर के एक दिन निर्णय किया और चला गया विश्वविद्यालय में कत्लेआम किया। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों, कई देशों से विदेशों से आए हुए विद्यार्थियों का कत्ल किया, आचार्य पंडितों का कत्ल किया, पुस्तकालयों को जला दिया। रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्न रंजन पुस्तकालय को जला दिया, जिसमें हमने क्या खोया, करोड़ों हजारों वर्षों से संजो कर रखी हुई पांडुलिपियों को, शोधों को उसमें लिख करके रखा गया था, उसको उसने जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक लगातार वो जलता रहा। कौन बचाने जाए, हर जगह मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले ही थे, कौन बचाने जाता। 6 महीने तक लगातार क्यों जला? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्या इतिहास में है कि उस समय चूंकि किताबें नहीं थी, पेपर नहीं थे, ताम्र पत्रों पर मतलब कि उकेरा जाता था। जो भी शोध लिखा जाता था वो ताम्र पत्रों पर उकेरा जाता था, ताम्र पत्रों पर उकेरा जाता था। यही रीजन है कि 6 महीने तक लगातार जलता रहा, धू धू करके जलता रहा। आपका नालंदा विश्वविद्यालय अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो पटना से, बिहार के राजधानी पटना से 80 किलोमीटर यानी 80.5 किलोमीटर, 80.5 किलोमीटर दूर है। वहां एयरपोर्ट से भी जाते जयप्रकाश नारायण। आप अगर चाहें वहां से 89 किलोमीटर है। अगर आप चाहें तो बोधगया से जा सकते हैं, गया से जा सकते हैं,
यानी कई रास्ते हैं वहां जाने के। आपको एक और चीज बताएं कि नालंदा अभी इसके दूसरे भाग में अभी हमको चर्चा करना है कि इसके वर्तमान में क्या इतिहास है, वर्तमान के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो ये मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है कि किसने इसको जलाया है 19वीं सदी में। हम इसको बता दें कि इसके उत्खनन के बारे में अगर चर्चा करें तो 19वीं सदी में, हालांकि एक अलेक्जेंडर कनिंघम, हालांकि इसकी भी कहानी बहुत अच्छी है, मैं बताऊंगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व के पिता माना जाता है, पुरातत्व का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वेनसॉन्ग और त्सिंग की किताबों को पढ़ता है, डायरी को पढ़ता है वेनसॉन्ग को, और उसमें देखता है इसके बारे में चर्चा मिलता है, नालंदा विश्वविद्यालय के चर्चा मिलता है। इसने मतलब कि ये वो जाता है वहां और जाने के बाद वहां पर इसकी खुदाई करवाता है, लेकिन क्या होता है कि ये मात्र 5% उत्खनन करवाता है। ठीक है, 5% ही मात्र इसका उत्खनन करवाता है, खुदाई करवाता है। उसके बाद ये भी थिरा जाते हैं। अब दौर आता है वर्तमान भारत के राजनीति के कुल शिरोमणि नरेंद्र मोदी जी का, और नरेंद्र मोदी जी 2016 में इसकी पुनः खुदाई शुरू करवाते हैं और इसकी शुरू होती है खुदाई। और 2016 में ये यूनेस्को मीन्स, ये देखो पूछता है आपसे, मैं आपको इससे रिलेटेड प्रश्न भी बता देता हूं। यूनेस्को यानी विश्व धरोहर में, यानी विश्व धरोहर स्थल, वैश्विक धरोहर स्थल में इसको शामिल कर लिया गया। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में वैश्विक धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को की बैठक के अंतर्गत ये होता है। यूनेस्को ही अब जो है इसकी देख रेख, इसका प्रबंधन सब कुछ यूनेस्को करती है। याद रखिएगा, अभी तक मतलब कि 40, हमारे भारत के अभी तक 40 यानी 40 स्थलें जो हैं विश्व धरोहर स्थल के रूप में जानी जाती हैं, विश्व धरोहर में शामिल हो गई हैं। 1983 में पहली बार चार आगरा ताजमहल, आगरा का लाल किला, ताजमहल, एरोला मंदिर, एलोरा, है ना, ये 4 जो हैं, 4 की संख्या में, अजंता की गुफाएं, एलोरा, तो ये 4 जो हैं स्थलें जो हैं एक साथ 1983 में यूनेस्को में वैश्विक धरोहर स्थल में जोड़ लिया गया। याद रखिएगा, ज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट में एक बार मतलब समराइज करने का प्रयास करते हैं और वही चीजें अब इसमें बोलेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही बोलेंगे। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश के थे, 5वीं सदी में करते हैं। यह विश्व की पहली आवासीय विश्वविद्यालय थी। चीनी यात्री वेनसॉन्ग और त्सिंग यहां अपना समय बिताते हैं। इसमें कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्क आदि के विद्यार्थी आकर के स्टडी करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसमें अगर बात करें तो 9 मंजिल पुस्तकालय थी, 3 मंजिल में बटा हुआ था। पुस्तकालयों को 3-3 मंजिल के रूप में बांटा गया था। तीनों पुस्तकालयों का नाम था रत्नोदधि, रत्नरंजक, रत्नसागर। याद रखिएगा, पुस्तकालय प्रांगण का पूरा नाम था धर्मगंज। इसमें प्रबंधन समिति थी, जिसमें पहली समिति शिक्षा को देखती थी और दूसरी समिति जो थी अर्थव्यवस्था को देखती थी। अर्थव्यवस्था के रूप में राज्यों के द्वारा 200 गांव दिए गए थे दान के रूप में। इसमें आचार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था और आचार्यों को 3 श्रेणियों में बांट करके, यानी शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, ये 5 मतलब प्रमुख आचार्य में गिने जाते थे। वेनसॉन्ग अपनी डायरी में लिखते हैं, यात्रा विवरण में लिखते हैं कि शीलभद्र जो थे सबसे बड़े विद्वान थे वहां के, तो शीलभद्र को कुलपति के रूप में देखा जाता है। इसमें प्रवेश अत्यंत कठिन था, 3 चरणों में प्रवेश होता था, 3 चरणों में प्रवेश लिया जाता था। प्रवेश के लिए शुद्ध आचरण का होना और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। महायान के प्रवर्तक
नागार्जुन, बसबंधु, असंग तथा धर्मकृति के रचनाओं का अध्ययन किया जाता था। साथ ही साथ अन्य धर्मों के भी अध्ययन किया जाता था। वेद वेदांत, धर्म, साक्ष्य, दर्शन, ज्योतिष, खगोल और धातुओं के कुछ मूर्तियां मिलने के कारण, कांस्य की कुछ मूर्तियां मिलने के कारण यह कहा जाता है, कुछ विद्वानों का यह मत है कि उस समय धातुओं के बनने वाली मूर्तियों के विज्ञान और तकनीकी भी उपस्थित थी। और इसके अगर अब नष्ट की बात करें, इसके ध्वंस की बात करें, तो मुस्लिम इतिहासकार मिन्हाज और लामा तारानाथ, हाँ मैं उसी लामा तारानाथ की बात कर रहा हूं जो बिंदुसार को यह कहते हैं, अपनी किताबों में लिखते हैं कि दक्षिण भारत के विजय के सम्राट लिखते हैं उनको, बिंदुसार को। ये तिब्बती लेखक थे, तिब्बती इतिहासकार थे, और इन्होंने ये बताया कि देखिए आपस में तीर्थों और शिक्षकों के बीच भी थोड़ा सा झड़प होने के कारण, मतलब कि ये कहा जाता है कि इसमें थोड़ा सा इसकी गरिमा घटी थी, और यही सब लेकर के आपसी विवाद को ही देख करके, कमजोर समझ करके यह आक्रमण किया। पहला आघात हूण शासक के द्वारा होता है। हाँ, वही मैं हूण शासक जो मतलब कि गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे राजवंशों में जैसे ही गुप्त काल का अंत होता है, तो गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ जाते हैं, राजनीतिक अस्थिरता आती है, और राजनीतिक अस्थिरता ही विदेशी आक्रमण को, विदेशियों को आमंत्रित करती है। विदेशी आक्रमण आमंत्रित होते हैं और यहाँ पर आक्रमण करते हैं, जिससे उनको विजय भी प्राप्त होती है। तो पंजाब के क्षेत्र में हूणों को विजय प्राप्त हुआ था, और उस समय यही हूण जो थे, हूण का पहला आक्रमण होता है। हूण का आक्रमण, हालांकि पहला आक्रमण तो उसमें हो चुका था, मिहिर कुहुल था, इसने आक्रमण पहला किया था। 1193 में यहाँ हमारे बख्तियार खिलजी जी आते हैं, और बख्तियार खिलजी जी कहना तो उचित नहीं, इसको हम दुर्दांत, अत्याचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, कुकृत्याचारी, जितनी गाली ने, पागल कहें, सनकी कहें, लुटेरा कहें, इसको शासक तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शासक में बहुत सारी गुण होती हैं। यह शासक नहीं, यह इतिहास में एक लुटेरा के नाम से जाना जाता है, बख्तियार खिलजी। अन्य स्थल अगर हम बात करें तो ये तो बख्तियार खिलजी थे। 1193 में भारत, याद रखना 1203 ये बंगाल पर भी आक्रमण करता है। बंगाल पर जैसे ही आक्रमण करता है, उस समय श्री लक्ष्मण सेन जी थे। हमारे ऐसे मतलब कि शासक भी हुए जो गद्दी छोड़ के भाग जाते थे विदेशी आक्रमणों से। क्यों भाग रहे हैं? वो गद्दी छोड़ के भाग गए। वो देखे कि बख्तियार खिलजी आ रहा है, उसके घोड़े की टापू की आवाज आ रही है, तो वो छोड़ के भाग गए गद्दी। आसानी से बख्तियार खिलजी को बंगाल दे दिया। 1203 से लेकर के 1227 तक उसने बंगाल का शासन किया। तो ये हमारा मतलब कि अन्य जो स्थल थे, नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय जो मतलब निकट में ही है, विश्वविद्यालय को ठीक विपरीत दिशा में, जिसमें याद रखिएगा टेराकोटा की मूर्तियां, पूछेगा आपसे कि टेराकोटा की मूर्तियां कहां है, तो विश्वविद्यालय के ठीक विपरीत दिशा में नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय में है। ठीक है, इसमें 12वीं सदी के जले हुए चावल के दाने भी मिलते हैं। बड़गांव है जो सबसे निकट, यहाँ के सबसे निकट, अगर नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे निकट की बात करें तो बड़गांव है। और बड़गांव में आपको बता दें एक सरोवर है, और सरोवर में एक प्राचीन सूर्य मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है कि वहां पर जो भी मतलब बिहार की स्त्रियां जो हैं छठ व्रत करती हैं, यानी प्राचीन सूर्य मंदिर है, वहां पे छठ व्रत करती हैं। सूर्य सहस्त्रांश तेजोरास जगतपत्य अनुकंपमान भक्त्या गृहाणर्घ्य, वहां सूर्य को अर्घ्य देती हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, उसी के आसपास में सिलाव है, और सिलाव में ही एक बहुत ही सुंदर खाजा यानी कि मिठाई का दुकान है, बहुत ही स्वादिष्ट खाजा की। और उसी के आसपास राजगीर है, या इसकी राजधानी जो थी राजगीर ही थी। ठीक है, मगध की। अब आपको बताएंगे संस्थान पाली साहित्य, व इसमें नौ नालंदा बिहार, याद रखिएगा। अब ये इसको नालंदा विश्वविद्यालय को नए नाम से जानते हैं, नालंदा महाविहार, नौ नालंदा बिहार। यह एक नया स्थापित संस्थान है जिसमें पाली साहित्य और बौद्ध धर्म के साहित्यों के बारे में स्टडी कराया जाता है। ठीक है, 10वीं सदी में मैंने आपको बता दिया अलेक्जेंडर कनिंघम ने मतलब कि इसकी खुदाई करवाई, और वर्तमान में 2016 में यह यूनेस्को में वैश्विक धरोहर में शामिल हो गया। 39वां वैश्विक धरोहर हमारे भारत का रामप्पा मंदिर, यानी 39वां विश्व धरोहर रामप्पा मंदिर। और 40वां जो है आपका अभी धौलावीरा साइट अभी जो आया है, अभी धौलावीरा साइट जो है, अभी मतलब जैसे ही धौलावीरा की खोज हुई तो सबसे बड़ा मतलब साइट इसको पाया गया।
ठीक है। अब धीरे धीरे इतिहास के हम लोग बारे में स्टडी करेंगे, क्या सत्य है क्या असत्य है, सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस इतिहास बदलता है, हमेशा इतिहास बदलता रहता है। इतिहास करता क्या है कि भविष्य, भूत यानी अतीत को वर्तमान से जोड़ने का वो है, अतीत को वर्तमान से जोड़ता है, यानी बीते हुए समय को वर्तमान समय से जोड़ने का काम करता है इतिहास। इसलिए हमको इसकी स्टडी करना बड़ी जरूरी होती है। इसको यानी पंडित राहुल श्री बद्री जी ने इसके आंख को भी सही किया, दयालुता थोड़ा सा दिखाया, इसका हस्त्र उसने क्या दिया, एहसान क्या किया कि पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ही जलाकर राख कर दिया। ये बख्तियार खिलजी थे। हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे, वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करेंगे, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान परिदृश्य क्या है। हम आप सबसे एक बार गुजारिश करेंगे कि एक बार तो वहाँ घूमना अत्यंत आवश्यक है, और बहुत जल्द मैं वहाँ पहुँच करके उसके मतलब कि इतिहास के बारे में आप सबको बताऊंगा, एक एक विषय पे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।